आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। कोडरमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नकली पुलिस बनकर आम लोगों को झांसा देकर ठगी और लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक अपराधी को तिलैया पुलिस ने महज 10 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस की वर्दी, हथकड़ी, ID कार्ड, नेम प्लेट, नकद भी मिले हैं और पुलिस स्टिकर लगी बाइक भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि कोडरमा रेलवे स्टेशन के बाहर एक यात्री को पुलिस होने का झांसा देकर एक युवक अपनी बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह ले गया और उससे 2000 रुपये छीन लिए। इस संबंध में भुक्तभोगी मिथिलेश कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया गया। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक कोडरमा अनुदीप सिंह के निर्देश पर तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर छानबीन करते हुए घटना के मात्र 10 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तिलैया स्टेशन से रवाना अपना घर जाने के लिए ट्रेन से इन्हें एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये भ्रम पैदा करके बैठाया गया कि हम पुलिस वाले हैं और रास्ते में लूट लिया गया। इनके पास जो भी पैसे थे 2000 रुपये वो छीन लिए गए। तो घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत एक तिलैया थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए और मैनुअल इनपुट्स जुटाए गए। इसके आधार पर जो इसमें शामिल अपराधकर्मी है उसे पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर लूट के पैसे की बरामदगी कर ली गई है और उसकी तलाशी ले उसके घर की तलाशी लेने पर वहां से एक वर्दी का सेट मिला है, हथकड़ियां 2 मिली है, फर्जी आई कार्ड मिला है। इस व्यक्ति की जो अपराधकर्मी की मोडस ऑपरेंडी थी, गोपाल प्रसाद इसका नाम है, इसकी जो मोडस ऑपरेंडी थी ये फर्जी पुलिस वाला बन के व्यक्ति को लूटता था। इसके द्वारा एक महापूर्वी एक बुजुर्ग से इसी तरह पुलिस वाला बन के घटना की गई थी। उस घटना का भी उद्भेदन हो गया है और इसे न्यायिक हिरासत में अभियुक्त को भेजा जा रहा है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राव ने कहा कि हालात ठीक नहीं हैं। यह बताइए कि अभी तक कितने शिप हॉर्मुज जल डमरू मध्य से पार हुए हैं। उन्होंने सवाल किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हालत ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आपके पास आंकड़े तो होंगे, आप आंकड़े तो दे दीजिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कितनी LPG आ रही है और LPG की कितनी खपत है। जब भी देश पर कोई संकट आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हो जाते हैं। ये हालत ठीक है तो ये बता दें कि अब तक कितना शिप स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पार हुआ है, वही बता दें स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कितना है। हालत ठीक है शब्द में अच्छा लगता है, लेकिन आपके पास डाटा आंकड़ा तो होगा। पूरे देश में जो आपको LPG के जो खपत है, कितना खपत है और कितना आया है, आप आंकड़ा दे दो। अब ये सारा खेल खेल रहे हो ट्वीट पर, तो साहब यही बता दो ना कि आपने ट्रंप पर जो है क्या बात किया, इजराइल से क्या बात किया और इसके बाद ईरान से कैसे आपने छोड़वाई। तो यदि विश्व गुरु बने हैं तो ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि हमारा क्राइसिस नहीं है। चलिए हमारे साथ एक दो एजेंसियों में, अब एजेंसियों वाले को भी सरकार डराई कि साहब आपको सच नहीं बोलना है, झूठे बोलना है कि हमारे पास है। तो चलिए ना, बगल में एजेंसी है, वहां जाके देख लीजिए, यदि है मिल जाएगा तो जो कहिएगा। देखिए, सरकार को जब भी कोई देश पर संकट आती है तो प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं। आज वही हालत हुई है। जब चाइना के मैटर आए थे तो चुप हो गए, पाकिस्तान से सिंदूर ऑपरेशन के बात आएगा तो चुप हो गए। इसलिए प्रधानमंत्री धर्म संकट में जब संकट में देश पड़ता है तब तक वो चुप हो जाते हैं। आज वही स्थिति है। एक भी जो 2 गो शिप जो आई है वो वहां के जो भारतीयों जो वहां
काम कर रहे हैं वो भारतीयों के सहयोग से वहां जो 120 बच्चियां मारी गई उसके सिंपैथी में भारत के नागरिक वहां ईरान के साथ खड़ा रहा और तब जाकर के जो है उन्होंने मानवता के आधार पर कि हमारे भारतीय यहां सहयोग दिए, इसलिए मैं 2 गो सिर्फ पार होने दिया। क्या सरकार का कोई अधिकृत यदि कोई बयान आया है कि हमने सरकार से अंतर्राष्ट्रीय अथी पर ओपेक पर कहीं भी बात किया है, तो यदि बात नहीं आई है तो मीडिया में हम कुछ भी बोल दे, वो कुछ भी बोल दे। लेकिन 13 तारीख को तो लोग मरे हैं लाइन में अमृतसर में, आपको उत्तर प्रदेश में भी मरे हैं नंबर में लग के। तो ये तो बता दे कि ये क्यों मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, सरकार यही बता दे, कह दे कि नहीं झूठ बात है ये भी, हालांकि बोल देंगे। आगे बढ़ेंगे। सिंगर और रैपर बादशाह खान के खिलाफ, माफ कीजिएगा, बादशाह के खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट पर हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा है कि हमने बादशाह को मौका दिया था, 13 मार्च के लिए हमने समन किया था, लेकिन उसने लापरवाही दिखाई, उसने आयोग और कानून का सम्मान नहीं किया, उसकी गिरफ्तारी के आदेश जारी हैं। उन्होंने कहा है कि अब देखा यह जाएगा कि पुलिस कितनी जल्दी कार्रवाई करती है। हमारी कल भी उन्होंने कहा कि बड़े अधिकारियों के साथ बैठक हुई, बातचीत हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द बादशाह की गिरफ्तारी होगी। देखिए, बादशाह को हमने एक मौका दिया था, 13 तारीख का उसको सम्मन किया था 8 दिन के गैप में। 5 तारीख को हमने सम्मन किया, 13 को उसको आना था, उसके पास समय था, लेकिन उसने लापरवाही दिखाई, उसने अपना फर्ज नहीं समझा, उसने सम्मान नहीं किया आयोग का और कानून का, तो उसको भुगतना होगा। उसके अरेस्ट ऑर्डर्स जारी हैं, LOC जारी है। अब देखा यह जाएगा कि पुलिस कितनी जल्दी कार्रवाई करती है। हमारी कल भी बड़े अधिकारियों से बात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस कार्य पे हम लगे हुए हैं और बहुत जल्द उसे अरेस्ट किया जाएगा। मैम, जो गाना गाया गया उसमें एक हरियाणा रोडवेज टीम की बस थी, क्या उसके जो वहाँ पे डायरेक्टर हैं, GM है, उन पर भी कार्रवाई? उनके ऊपर सरकार ने जो भी पूछताछ करनी थी वो की है, जो हम तक बात पहुंची है। और मैं फिर भी इस बात के लिए कहूंगी कि अगर इस तरह की सरकारी बस बिना परमिशन के कोई GM या कोई भी दे देता है, ड्राइवर, कंट्रैक्टर, कुछ पैसे लेके या किसी भी शौक में आके बादशाह के नाम सुन के या किसी भी एक्टर का नाम सुन के, तो ये बहुत खतरनाक कदम है। कल को कोई इस तरह की अनहोनी बच्चियों के साथ इस बस में हो या कोई इस तरह का गलत सामान इधर उधर ट्रैवल ले जा रहा हो, तो ये बहुत गलत साबित हो सकता था। लेकिन अभी भी जो हुआ वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है जो नहीं होना। हाईपेक छापा मामले पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि किस राज्य की मुख्यमंत्री एक सरकारी संस्था के फाइल छीन रही है। उन्होंने कहा है कि हम बस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ये तो गली का बच्चे भी जानते हैं कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री एक सरकारी संस्था से फाइल छीन रहे हैं। हम लोग तो सुनवाई तो बहुत सुन चुके हैं, अभी फैसला आने का इंतजार कर रहे हैं। ये तो गली का बच्चे भी जानते हैं कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री एक सरकारी संस्था से फाइल छीन रहे हैं। हम लोग तो सुनवाई तो बहुत सुन चुके हैं, अभी फैसला आने का इंतजार कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि नीतीश कुमार की ओर से हमने उनका फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का नामांकन किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वे हैं और उन्होंने कहा है कि हम सब चाहते हैं कि वे फिर से पार्टी का कमान संभालें। अभी नीतीश कुमार जी के तरफ से हम लोगों ने नॉमिनेशन डाला है उनका फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही वो, फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का। और 22 तारीख को लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। हम सब लोग चाहते हैं कि फिर से पार्टी का कमान संभाले और पार्टी का कमान भी संभाले और फिर दिल्ली भी आ रहे हैं वो, तो उनका आना जाना भी पार्टी ऑफिस में रहेगा।
यहाँ सर ये क्या नई सरकार की तारीख को लेकर के आप लोग तैयारी कर लिए हैं? कब तक नया शपथ ग्रहण? नहीं, अभी कुछ तय नहीं है। अभी यात्रा चल रहा है मुख्यमंत्री जी का। जब यात्रा खत्म होगा उसके बाद ही इन विषय पे बात होगी। सर सीएम आपको लेकर अभी तक कोई बात है? नहीं, अभी कोई बात नहीं। अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है सर, कोर्ट से बेल मिला है उनको। अब तो वो तो जेल में थे और अभी वोट डालने भी आए थे। जो चुनाव हुआ था परमिशन लेकर के कोर्ट से, और मैटर कोर्ट में था, कोर्ट ने जमानत दिया है तो ठीक है। तो मैटर सब जुडिस है और कोर्ट में ऑलरेडी मेरे ख्याल काफी टाइम से उठे अंदर। सर, आज कोर्ट ने उनको जमानत दिया है। एक सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने भी लिखा था कि नई सरकार को देख रेख करेंगे। क्या जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे क्या उसमें जेडीयू का दखल रहेगा? जेडीयू नाम रखेगी सामने की बीजेपी से किसी इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा? नहीं, क्या कुछ रूपरेखा होगी? ये सब जब बातचीत होती है निश्चित रूप से ये एनडीए की सरकार होगी। कोई एक पार्टी की सरकार तो होगी नहीं, पूरी एनडीए की सरकार है। और जब चर्चा होगी जो कौन किस रोल में रहेगा उस समय ये सब बात तय होगी। और स्वाभाविक है हम लोगों के नेता नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता एनडीए के बिहार में, तो स्वाभाविक है उनका सुझाव और उनकी बात जरूर इस सारे चीजों में रहेगा। जो नया सरकार का फॉर्मेशन होगा तो उनका जरूर सुझाव रहेगा। निशांत कुमार का सर क्या रोल होने वाले? निशांत कुमार हमारे पार्टी के में अभी काम करने के लिए आए हैं, पार्टी के साथियों से मिल रहे हैं, पार्टी के जो हमारे पुराने साथी हैं, पार्टी के जो हमारे विधायक हैं, खास करके यंग विधायक हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं, उन सब से मिल रहे हैं। उनका बिहार में यात्रा भी होगा और आने वाला हम लोग चाहते हैं, तय तो अब लीडरशिप में होगा, हम लोग चाहते हैं कि आने वाले सरकार में भी उनका रोल रहे। बेतिया के मझौलिया में चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय ने मझौलिया थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। थाना परिसर पहुंचने पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित भी किया। इसके बाद उन्होंने थाना की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने अभिलेखों, लंबित कांडों और उपलब्ध संसाधनों की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य थाना की कार्यक्षमता बढ़ाना और लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाना है। क्रम में निरीक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। उसी क्रम में यहाँ का निरीक्षण का कार्य किया जाए। मुख्य रूप से जो थाना के उपलब्ध संसाधन है उसकी समीक्षा की जाती है, उसमें क्या और बेहतर हम लोग कर सकते हैं उसके लिए प्रयास किया जाता है। थाना के जो अभिलेख हैं उसका भी अवलोकन किया जाता है कि क्या जो अभिलेख है अद्यतन है अथवा नहीं। सामान्य विधि व्यवस्था जो थाना क्षेत्र की है उसका भी समीक्षा किया जाएगा। जो क्रिमिनल केसेज हैं जो यहाँ रजिस्टर्ड हैं उसके डिस्पोजल के लिए क्या प्रयास किया जाएगा, उसका शीघ्र निष्पादन के लिए क्या प्रयास किया जाएगा, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। जो महत्वपूर्ण कांड है हत्या, लूट, डकैती इत्यादि की, उसमें से कुछ केसेस का जो काफ़ी दिनों से लंबित है उसकी भी समीक्षा में द्वारा किया जाएगा और उसको प्रयास किया जाएगा कि शीघ्र उसका निष्पादन हो सके। समुचित उसमें जो साक्ष्य हैं साक्ष्यों का संकलन करके शीघ्र हम लोग उसको चार्जशीट करें और ट्रायल करवा सकें। जो कांडों का ट्रायल की स्थिति है उसकी भी समीक्षा की जाएगी कि जो महत्वपूर्ण कांड है उसमें ट्रायल की क्या प्रगति है उसकी भी समीक्षा हम लोग करेंगे। एक प्रयास है कि जो आम नागरिक हैं जिन्हें थाना से आवश्यकता पड़ता है, मुख्य रूप से जो आपराधिक कांड है उसके संबंध में भी आवश्यकता पड़ता है और अन्य कुछ सिटीजन सर्विसेज जो पुलिस द्वारा प्रोवाइड की जाती है उसमें हम लोग बेहतर कर सकें और आम नागरिक को बेहतर सुविधा दे सकें। चलिए जहानाबाद की बात कर लें तो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के विद्युत आपूर्ति प्रमंडल जहानाबाद द्वारा अब्दुल बारी नगर भवन में सौर ऊर्जा उपभोक्ता सम्मान समारोह सह सोलर मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करना और पीएम सूर्य घर योजना के तहत मिलने वाले लाभों की जानकारी देना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जहानाबाद के जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, उप विकास आयुक्त डॉक्टर प्रीति और अपर समाहर्ता शाहिद आलम उपस्थित रहे। समारोह में सौर ऊर्जा का लाभ उठा रहे उपभोक्ताओं को सम्मानित भी किया गया।
आज हमारा सौर ऊर्जा अग्रदूत सम्मान समारोह योजना जो है उसको हम लोगों ने सम्मानित करने के लिए लोगों को बुलाया है। इसमें वो लोग हैं जिन्होंने पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत आगे आकर के एक लीडर के रूप में सौर ऊर्जा को अपनाया है और आज वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बाकी जनता को भी मोटिवेट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करें, प्रदूषण से दूर और अच्छे पर्यावरण की तरफ और फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए सूर्य घर योजना को अपनाएं। कितना लाभ मिलेगा? ये तो आपका किलोवाट के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना अनुदान मिलेगा, बट लगभग 30,000 रुपये जो है वो 1 किलोवाट पर है और इसी प्रकार से आगे ग्रेडेशन होता जाता है। जितने किलोवाट की योजना आप लेंगे उसके अनुसार आपको सब्सिडी मिलेगी। क्या अपील रहेगा? अपील मेरी यही है कि बीपीएल परिवारों के लिए तो ये योजना पूर्णतः निःशुल्क है। एपीएल परिवारों के लिए भी हैवी सब्सिडी है जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है और बाकी परिवारों के लिए भी इसमें पीएम सूर्य घर योजना में अच्छा खासा अनुदान है। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यही अपील होगी कि सौर ऊर्जा को अपनाएं और क्लीन एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ें ताकि हम सभी लोग एक अच्छे जहानाबाद की, एक सस्टेनेबल जहानाबाद का निर्माण कर सकें। जी, जिन लोगों ने पीएम सूर्य घर में आगे लीडर्स के रूप में बेनिफिशरीज हैं उनको सम्मानित किया गया। बिहार सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत बागवानी योजना के तहत 21 से 23 मार्च के बीच पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए कृषि विभाग के निदेशक ने कहा है कि बिहार के किसानों के लिए एक बेहतर मौका है। उन्होंने कहा कि बागवानी के बारे में समझें और जानें। वहीं कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश में बिहार सरकार लगातार किसानों के उत्थान और नवाचार के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े और इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में कृषि रोड मैप के माध्यम से किसानों की लगातार आमदनी बढ़े उसके लिए काम कर रही है। और पिछले वर्षों में आपने देखा होगा किसान की आर्थिक आमदनी बढ़ी है और बिहार की समृद्धि भी हुई है। क्योंकि 76% आबादी हमारी जो बिहार की है वो खेत और किसानी पर निर्भर करती है। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक हमारे किसान जो हैं नई तकनीक व्यवस्था के माध्यम से कम लागत कम मेहनत में अधिक उत्पादन करें। और ये जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि उसके फलाफल मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम चाहते हैं कि बिहार का व्यंजन किसानों द्वारा जो उत्पादित होता है वो देश के हर थाली में जाए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वो उनका सपना साकार तो हो ही रहा है। देश के हर थाली में बिहार का व्यंजन जा रहा है और विदेश भी जा रहा है। मखाना जैसा उत्पादित सामान, जर्दालू आम, कतरनी चावल और मध्य लीची, ये सारा कुछ जा रहा है विदेशों में भी जा रहा है। और समय सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इन सामग्रियों को विश्व के स्तर पर पहुंचाने के लिए जीआई टैग मिल गया है। अब उसके माध्यम से हमने काम प्रारंभ कर दिया गया है। और अब हम चाहते हैं कि नर्सरी के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में भी हम नई तकनीक का उपयोग करके आधुनिक तौर पर यहाँ हम इसके और भी उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। और ये कैश क्रॉप है। ये मैं समझता हूँ कि जो नए पौधे हैं, नए किस्म के पौधे हैं, वो बाजार से हम जोड़ करके एक ऐसा मंच देना चाहते हैं जिससे किसान आसानी से अपनी सामग्री को ले जा करके बिक्री करने का काम कर सके। और यही नहीं, इस आयोजन हो रहा है उसमें QR कोड और इंटरैक्टिव क्विज का भी उपयोग किया जा रहा है। और ताकि जो आने वाले लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको उनकी जानकारी के लिए फ़ोन की भी उपलब्धता करें। जैसा कि बताया आपने, AI के माध्यम से ये सारा कुछ हम करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय और बिहार पेवेलियन में
प्रीमियम पौधे सामग्री और नवाचार और उन्नत तकनीक का भी हम प्रदर्शनी लगाने का काम करेंगे। मोटे मोटे तौर से 21 से 23 मार्च तक जो हमारा वो ग्रीन टेक कॉन्क्लेव लगेगा, उसमें किसानों को, बिहार के किसानों को बहुत कुछ हम देने वाले हैं, ताकि उसी के आधार पर वो खेती करें, बागवानी करें, पौधा उत्पन्न कराने का काम करें, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़े और हमारा देश से बाहर भी दुनिया में जा कर के हमारे किसानों को उत्पादन किया हुआ चीज उपलब्ध हो सके आसानी से। इसी काम के लिए हम लोग लगे हुए हैं और एक कॉन्क्लेव उसमें मीट का पत्थर साबित होने जा रहा है। तो आप सब लोगों को आमंत्रित करते हैं, उसमें आइए। आप लोगों का पार्टिसिपेशन, चूंकि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है इसके माध्यम से अपनी बात देश दूर दूर तक लोगों के सामने रख सकते। विधायक अनंत सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। दुलारचंद यादव की जान लेने के मामले में जमानत मिली है। बता दें कि शुक्रवार या शनिवार तक जेल से बाहर आने की संभावना भी जताई जा रही है। इसको लेकर समर्थकों में खुशी की लहर है। देखिए, दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई है वो सर्वविदित है। आज बेल मिला है, शासन ने तफ्तीश इस कदर की गिराहट मिल ही गई। दुलारचंद की हत्या नहीं हुई, इसका मतलब जमीन निकल गया या आसमान फट गया, लौटा लीजिए। अगर नहीं हत्या हुई तो लौटा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन के आने की ये पहली टेरर है कि सत्ता किस रूप में भारतीय जनता पार्टी की चलेगी, और उसकी वानगी के तौर पर आज आपने देखा कि एक राहत मिली है। जो हैबिचुअल रहे हैं, कोई पहली नहीं, बार बार मिला है राहत। नया अपडेट यही है कि उस समय तो आप लोग जानते थे कि जिस समय वाहन से दुर्घटना के वजह से दुलारचंद यादव जी की मृत्यु हुई थी, चुनाव बिहार विधानसभा का चल रहा था। उसी समय एक राजनीतिक पार्टी बिहार में जो अभी सत्ता में है, एनडीए, जेडीयू के अनंत बाबू प्रत्याशी थे। उस दुर्घटना का नाजायज फायदा विपक्षी लोग उठाए। उसी मुकदमे में एक FIR दर्ज किया गया गलत रूप से और अनंत बाबू को एक्यूज किया गया उस केस में। उसका परिणाम हुआ कि सो मोटो इनको सरेंडर करना पड़ा, उसी में ही जेल में थे। और पटना उच्च न्यायालय में इनका जमानत लंबित था, जिस पर आज फैसला आया है। उसी में इनको जमानत दिया गया है कि ये बेकसूर है, विधायक है, कोई भागने की संभावना नहीं है। क्या दलील दी गई? वो जज साहब का नाम था RP मिश्रा साहब, जस्टिस RP मिश्रा। क्योंकि MLA MP कोर्ट में जमानत खारिज की गई थी, तो आखिर हाई कोर्ट में कहते क्या दलील दी? उस समय केस थोड़ा हाईकोर्ट का अलग ये रहता है, और मान लीजिए तो एक प्रक्रिया है, सेशन में नहीं हुआ तो वकील लोग हम लोग जाते ही हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से ही जमानत मिला ही। क्या लगता है कितने दिनों में बाहर आ जाएंगे? अब हाई कोर्ट से जज साहब का आदेश आ जाएगा या सिविल कोर्ट, और आदेश आ जाएगा, उसके बाद प्रक्रिया होता है यहाँ बेल बाउंड भरने का, तो बेल बाउंड दाखिल हो जाएगा, उसके बाद निकल जाएगा। ये संख्या क्या थी सर जिसमें इनको भदौर 110/2025 परिचय दे दीजिए। नवीन कुमार। LPG गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर पूरे देश में लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी मुद्दे को लेकर पटना की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जिस तरह से बाजार में LPG गैस सिलेंडर आम लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, उसी तरह सरकार भी जनता की समस्याओं से दूर नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि एक समय प्रधानमंत्री ने देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज हालात इसके विपरीत हैं। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल रही। महिलाओं ने हाथों में LPG सिलेंडर की प्रतीकात्मक मॉडल लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सड़कों पर जमकर भी नारेबाजी की। वही प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बढ़ती कीमतों ने आम नागरिक की कमर तोड़ दी है और सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह विफल साबित हो रही है।
कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, साफ नहीं। और जहां मिलता है 3500 4000 में एक सिलेंडर मिलता है। समझ गए? और क्या पूछना है पूछिए। आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक सुचारू रूप से नहीं हो जाएगा ठीक, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, गैस एजेंसी की जो पूरे भारत में जो किल्लत है, जो परेशानी है, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जो ब्लैक से सेल हो रहा है, और आम जनता को, आम महिलाओं को, घरेलू महिलाओं को जो दिक्कत हो रही है, गैस की परेशानी हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं घेराव करने के लिए, विरोध करने के लिए कि सरकार इस तरह की काम क्यों करती है, गैस कितनी ज़रूरी चीज़ है, अब अति आवश्यकता में आ गई है। और इस पर जो है कालाबाजारी हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। सरकार को शर्म आनी चाहिए इस पर, केंद्र सरकार को। ये हो क्या रहा है? इसका हम विरोध करते हैं, सरकार के खिलाफ हम हैं कि इस तरह की गैस एजेंसी की गैस की कमी के कारण जो है गांव में हाहाकार मचा हुआ है। अभी तक हम जिस गांव से आए हैं, जिस कस्बा में हैं, वहाँ गैस सप्लाई नहीं हो रही है। बगल में गैस एजेंसी है, गैस सप्लाई नहीं हो रही है, गैस पूरी तरह से बंद है। ठीक है ना? अब वो ये कह रहे हैं ये नंबर है, आप अपना नंबर इसे जो है आप बुकिंग करिए, उसके बाद आपके घर पे पहुंचेगा। आगे क्या कीजिएगा आप लोग? आगे और इस तरह से विरोध करते रहेंगे जब तक सरकार गैस की कीमत को नहीं घटाएगी, गैस उपलब्ध नहीं कराती है, तब तक हमारा विरोध रहेगा। कोई प्रतिक्रिया नहीं आए। एक सवाल आपका जरूर आएगा, जो सवाल का उत्तर मैं पहले दे देता हूं कि कई मीडिया में ये बातें आ रही है कि इंडिया के जीत हो गई और 2 एलपीजी के शिप लेकर इंडिया में बहुत बढ़िया से आ गई। हमारा रिश्ता जो है हमेशा विदेश नीति में, खास करके खाड़ी देशों से, ईरान से रिश्ते मित्रवत रहे हैं। लेकिन वहां के विदेश मंत्री और एक मंत्री ने जो वक्तव्य दिया कि हम किसी के सरकार के कहने से नहीं, भारत सरकार के कोई संवाद से नहीं, भारतीयों ने हमें मदद किया, यहाँ के जनता ने मदद किया। वहाँ स्कूल पर जो मिसाइलें गिरी, 120 लड़कियां नाबालिग मारी गई, उनके मदद में भारतीय मूल के रहने वाले लोग ने ईरान के साथ खड़ा रहा और उसी के परिणाम की हमारे भारत के नागरिक आज तकलीफ में है। इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे शिप एलपीजी लेकर के आई। इसके बाद सरकार के कोई ट्वीट नहीं आई, सरकार के कोई जो है इस पर वक्तव्य नहीं आया और अब तक सरकार चुप है। इसके अतिरिक्त यदि ये क्राइसिस जारी रहा तो ये देश, आज हमारे माताएं बहनें फिर से धुआं, जिसमें नरेंद्र मोदी कहते थे कि हम अपने बहनों को आंख में धुआं देखते नहीं बर्दाश्त हो रहा है। हमारी माताएं बहनें जो है धुएं के कारण उनको दामा खांसी होती है। आज मोदी ने वो जो है फिर उनको आंख में धुआं लगने और विभिन्न धुआं से होने वाली बीमारियों के लिए यूं छोड़ दिया। तो सिलेंडर की कमी नहीं है। आप मेरे साथ चलिए कोई भी गैस एजेंसी में, हम लोग केवल पूछ लेंगे। यदि क्राइसिस नहीं होता तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री के 15 सिलेंडर मांगे गए, फिर उनके आए उठा के ले गए, तो उनके लिए तो क्राइसिस नहीं है, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए तो क्राइसिस। मोतिहारी शहर के बेलबनवा स्थित अध्ययन रेसिडेंशियल स्कूल का वार्षिकोत्सव गांधी संग्रहालय के सभागार में मनाया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्कूल के बच्चों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। साथ ही सैनिक स्कूल में विद्यालय के सफल विद्यार्थियों को भी मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष राणा के हाथों सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर आए मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष शरण ने विद्यालय के छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि इस विद्यालय में छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार और एक्स्ट्रा एक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जो इस विद्यालय को विशेष बनाता है।
मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।